जय हिंद, मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका अध्याय एकेडमी 2.0 पर। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो आगामी टीआरई 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला है अधिकांशतः बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके अलावा कुछ अन्य एग्जामों में भी जो बिहार के एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। देखें, अगर इस प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है। तो इसमें पहला ही प्रश्न है कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है। देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पहला ऑप्शन है हरयूपिया कहा गया है, ऑप्शन बी है मेलुआ कहा गया है, ऑप्शन सी है तिल का तेल कहा गया है, तिल का तेल और उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर ऋग्वेद की बात करें कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है तो हरयूपिया कहा गया। क्या कहा गया है? हरयूपिया कहा गया है। मेलुआ कहाँ कहा गया है तो मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा को क्या कहा जाता था तो मेलुआ कहा जाता था। कहाँ कहा जाता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ पे हड़प्पा क्या कहा जाता था? मेलुआ कहा जाता था। तिल का तेल की बात करें तो जो हड़प्पा है ये मेसोपोटामिया को तिल का तेल क्या करता था? निर्यात करता था। क्या करता था? निर्यात करता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता था इसकी सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है सुतका गेंडोर, ऑप्शन सी है मांडा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसकी पूर्व से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है ये 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है इसका? 1400 किलोमीटर है। अगर पूर्वी बिंदु पूछा है तो पहले हम इसके उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी जो बिंदु है ये मांडा है। कौन सा है? तो मांडा है। ये कहाँ पे है तो आपको याद रखना है चिनाब नदी के तट पर है। किस राज्य में है तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें ये कहाँ पे, ये कौन सा है तो ये दैमाबाद है। दैमाबाद ये किस नदी पे है तो आपको याद रखना है परवरा नदी पर है। परवरा नदी पर। किस राज्य में है तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। ऐसे ही अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो जो पश्चिमी बिंदु है ये सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर है। और ये कहाँ पे है तो आपको याद रखना है कि ये दस्त नदी पर है। और किस राज्य में है तो आपको याद रखना है बलूचिस्तान क्षेत्र में है। बलूचिस्तान क्षेत्र में है। और जो पूर्वी बिंदु है ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और ये कहाँ पे है तो आपको याद रखना है यूपी में है। और किस नदी के तट पर है तो आपको याद रखना है हिंडन नदी। हिंडन नदी। और जो ये हिंडन नदी है यमुना की सहायक नदी है, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। और जो आलमगीरपुर है यूपी में है। आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है जैन शब्द जीन का क्या अर्थ होता है। जैन शब्द जीन है इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है विजेता, ऑप्शन बी है कैवल्य की प्राप्ति, ऑप्शन सी है पूर्ण अनंत ज्ञान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा गया है कि जैन शब्द जो जीन है जीन का क्या अर्थ होता है। तो जो जीन है जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता होता है। और जो पूर्ण ज्ञान है, ठीक है ना, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं कैवल्य अनंत ज्ञान। क्या कहते हैं? कैवल्य अनंत ज्ञान। कैवल्य अनंत ज्ञान।
ठीक है। और मनुष्य के जीवन का जो चरम लक्ष्य होता है वो होता है कैवल्य की प्राप्ति, और कैवल्य का प्राप्ति का मतलब होता है इच्छाओं पर विजय। इसका मतलब क्या होता है? इच्छाओं पर विजय, इच्छाओं पर विजय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे? आपको बताना है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है उदयसेन, ऑप्शन डी है कनिष्क, और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखें, अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी शासकों की बात करें तो ये उपयुक्त सभी होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आपको इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, बापू का हाथ। क्या याद रखना है? इसके लिए ट्रिक है बापू का हाथ, बापू का हाथ। बी से आपको याद रखना है बिंबिसार, ए से आप याद रखना है अशोक, पी से याद रखना है प्रसेनजित, यू से याद रखना है उदयसेन, और का से याद रखना है आपको कनिष्क, हाथ से याद रखना है हर्षवर्धन। ये वो शासक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, राइट होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 26वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति, इसमें कुल कितने मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात की गई थी? तो 11, लेकिन कितने शामिल किए गए? 10 शामिल किए गए। और ये कब शामिल किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है जो 44वें संविधान संशोधन है इसके द्वारा क्या किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार, इसे क्या किया गया? तो विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 300 क के तहत इसे क्या बनाया गया? विधिक अधिकार बनाया गया। इसके अलावा जो 26वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा क्या किया गया था? तो जो प्रिवी पर्स थे, जो देशी रियासतों को जो उनको कुछ अधिकार जो दिए गए थे, जो प्रिवी पर्स थे, इसे समाप्त किए गए। प्रिवी पर्स को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? सॉरी, यहाँ पे ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए तो इनमें से उपयुक्त में से कोई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अर्थात ये तो मूल संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है ना। मौलिक अधिकार जो है कब शामिल किया गया था? तो ये मूल संविधान में शामिल था,
ठीक है ना। ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य। इसका जो क्वेश्चन है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि मौलिक अधिकार को कब शामिल किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1946 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मौलिक अधिकार लिखा गया है और मौलिक अधिकार के लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा राइट ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन के 1946 के द्वारा क्या किया गया, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था इस सिफारिश पर। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात की गई थी, जिसमें से 10 को शामिल किया गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे कब शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये 11वां था क्या, तो आपको याद रखना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे मौलिक अधिकार पूछा गया है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, सही होगा। और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, ये मौलिक अधिकार के लिए ऑप्शन नंबर ई सही होगा। और मौलिक कर्तव्य के लिए आपको याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसे जोड़ा गया था। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात की गई थी, जिसमें से 10 को शामिल किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया और इसे विधिक अधिकार बनाया गया। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। जो देसी रियासतों के जो राजा थे, जो राजा वगैरह थे, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसे समाप्त किया गया। और इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं आपको याद रखना है कि ये मूल संविधान में शामिल थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ली गई है। आपको बताना है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से ली गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ऐसा कोई प्रश्न ऐसी कोई एग्जाम ना हो जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को ना पूछा जाए। आपको इसमें याद रखना है ऑप्शन ए क्या है, यूएसए, ऑप्शन बी है पूर्व सोवियत संघ रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या इसमें क्या पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है इसके लिए ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति है इसके पद का उल्लेख कहाँ पे है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें क्या है, तो कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। और अगर अनुच्छेद 61 की बात करें कि अनुच्छेद 61 में क्या है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो महाभियोग की प्रक्रिया है। इसमें क्या है, महाभियोग है। और ये किसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो आपको याद रखना है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किसके ऊपर है, तो राष्ट्रपति के ऊपर है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 63 है। अनुच्छेद 63 में
राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 2 मई 1937 को, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जो आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को ही हुई थी। और इसके लिए आपको याद रखना है कि जो समिति बनी थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था हिल्टन यंग समिति। क्या नाम था? हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग हिल्टन यंग आयोग। ये कमीशन था का, जो कोई समिति नहीं थी, आयोग था। तो इसका नाम क्या था? हिल्टन यंग आयोग। और ये जो हिल्टन यंग आयोग है, इसने सिफारिश की थी आरबीआई की स्थापना के लिए। और चूँकि जो आरबीआई की स्थापना है ये किस आधार पे हुई थी, तो आपको याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर की एक रिसर्च थी, और इनकी रिसर्च जो थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स origin and its solution। जो इनकी रिसर्च थी, इसी रिसर्च के बेस पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है बचपन MBA। आपको ट्रिक क्या याद रखना है? बचपन MBA। बी से याद रखना है बांग्लादेश, च से याद रखना है चीन, प से याद रखना है पाकिस्तान, न से याद रखना है नेपाल, M से याद रखना है म्यांमार, बी से याद रखना है भूटान, और ए से होगा अफगानिस्तान। तो इतने राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा, जो इसका पड़ोसी देश नहीं है। यहाँ यही तो पूछा गया है कि कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो जो थाईलैंड है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे देखें कि थाईलैंड, यहाँ पे थोड़े से विशेष चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे एक होता है स्वर्ण त्रिभुज। कौन सा है? स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, और दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश आते हैं? तो आपको याद रखना है 3 देश आते हैं। ये कौन कौन से 3 देश हैं? तो आपको पहला याद रखना है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है ना। और एक होता है द गोल्डन
क्रिसेंट, या कह सकते हैं कि स्वर्ण क्रिसेंट, स्वर्ण क्रिसेंट। आज स्वर्ण क्रिसेंट के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें दक्षिण पश्चिम एशिया के देश शामिल होते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया। और दक्षिण पश्चिम एशिया के कितने देश शामिल होते हैं, तो इसमें भी 3 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो आपको याद रखना है, पहला अफगानिस्तान है, दूसरा याद रखना है पाकिस्तान, और तीसरा याद रखना है आपको ईरान। ये 3 जो देश हैं ये द गोल्डन क्रिसेंट के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना है कि जो इसमें अफ़गानिस्तान है ये अफ़ीम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है या सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। किसका उत्पादन में, तो अफ़ीम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश या सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। आगे की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए है 1862 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1745 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1784 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी में। ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1884 में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। आपको बताना है कि जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नया नाम क्या किया गया है। ऑप्शन ए है शहीद द्वीप किया गया है, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है, ऑप्शन सी है श्री विजयपुरम किया गया है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नया नाम श्री विजयपुरम किया गया है। कौन सा नाम रखा गया है, श्री विजयपुरम। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यानी जय जवान जय किसान में इन्होंने जय विज्ञान शब्द जोड़ा। और मोदी ने यानी नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान शब्द जोड़ा, जय अनुसंधान। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया नरेंद्र मोदी ने। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, किस ग्रह के दिन की लंबाई उसके वर्ष की लंबाई से अधिक होती है। आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसके दिन की लंबाई उसके वर्ष की लंबाई से अधिक होती है। नॉर्मली होता क्या है कि वर्ष की जो लंबाई होती है बड़ी होती है और दिन की लंबाई क्या होती है, छोट होती है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके दिन की लंबाई बड़ी हो जाती है जबकि वर्ष की लंबाई छोटी होती है। तो अगर पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अगर गणना करें, ठीक है ना, तो यहाँ का 243 दिन में ये क्या करता है, ये घूर्णन करता है, अर्थात ये परिभ्रमण करता है। इसके बाद ये 225 दिनों में क्या करता है, अपनी परिक्रमण काल पूरा करता है। ठीक है, और इस तरह से देखें इसके जो घूर्णन गति है बहुत धीमी होने की वजह से इसकी जो
वर्ष की लंबाई होती है, जो दिन की लंबाई होती है ज़्यादा हो जाती है और वर्ष की लंबाई क्या होती है, कम होती है। और यहाँ बृहस्पति की बात करें तो ये मात्र 10 घंटे में क्या कर लेता है, घूर्णन करता है, अर्थात सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। और इसमें ये परिक्रमण 12 वर्षों में अपनी पूरा कर लेता है, यानी सूर्य की चक्कर 12 वर्षों में पूरा करता है, जबकि ये 225 दिनों में सूर्य की चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पे 243 दिनों में घूर्णन करता है। और ये होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपको याद, ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है जायरे, ऑप्शन सी है लिम्पोपो, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है एक ट्रिक, जय माँ काली। क्या याद रखना है? जय माँ काली। ठीक है ना? तो जैसे याद रखना है जायरे नदी या कांगो नदी, जैसे जायरे, और माँ से याद रखना है माही, का से याद रखना है कांगो, अली से याद रखना है लिम्पोपो। ठीक है ना? अच्छा, आपको याद रखना है कि जो कांगो नदी है और जो जायरे नदी है दोनों एक ही नदी का नाम है। ठीक है ना? यानी कांगो को ही जायरे पहले कहा जाता था, अब इसका नाम क्या हो गया है, कांगो हो गया है। और ये किसको काटती है 2 बार? तो आपको याद रखना है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को। माही जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? तो मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। अतः इस तरह से कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है माही नदी है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, कूचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? आपको बताना है कि जो कूचिकल जलप्रपात है किस नदी पे है। ऑप्शन ए है मांडवी नदी पर है, ऑप्शन बी शरावती नदी पर है, ऑप्शन सी वराह नदी पर है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उनमें से कोई नहीं। तो अगर कूचिकल जलप्रपात की बात करें तो ये वराह नदी पर है। किस नदी पर है? ये वराह नदी पर है। और कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक के शिमोगा में। ठीक है ना? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें कि धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है, तो ऑप्शन आपको याद रखना है नर्मदा नदी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? आपको बताना है कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो आपको याद रखना, ऑप्शन ए है लोथ जलप्रपात, ऑप्शन बी है चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी है थलाइयार जलप्रपात, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक से अधिक होगा। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे देखते हैं कि जो चित्रकूट जलप्रपात है, कौन है? चित्रकूट जलप्रपात। जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में है? तो आपको याद रखना है बस्तर ज़िले में है। ठीक है ना? अगर इसके लिए आपको नदी पूछा जाए कि कौन सी नदी है, ठीक है ना, तो
आप इसके लिए एक नदी याद रखेंगे, इंद्रावती नदी। कौन सी? इंद्रावती नदी। ठीक है। इसके अलावा अगर एक नदी है अथिरापीली नदी। कौन सी नदी है? अथिरापीली नदी। जो अथिरापीली नदी है इसे चरपा फॉल्स के नाम से जानते हैं। चरपा फॉल्स। और जो चरपा फॉल्स है या जो अथिरापल्ली जो जलप्रपात है, यहाँ पे नदी हो गया है, ये जलप्रपात है। जो अथिरापल्ली जो जलप्रपात है इसे दक्षिण भारत का नियाग्रा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का नियाग्रा। इसे दक्षिण भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो जो 17 के लिए ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा चित्रकूट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? आपको बताना है कि जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है सुंडा गर्त, ऑप्शन बी है मेरियाना गर्त, ऑप्शन सी है टोंगा गर्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की जो सबसे गहरी गर्त है आपको याद रखना है मेरियाना ट्रेंच है या मेरियाना गर्त है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मेरियाना है, टोंगा है, ये दोनों गर्त कहाँ पे है? तो ये दोनों ही प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है। और जो सुंडा गर्त है जिसे जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं, या जावा गर्त या जावा ट्रेंच के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में। और ये हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। आपको याद रखना है यहाँ पे डायमेंटीना। डायमेंटीना। और जो डायमेंटीना गर्त है ये हिंद महासागर में ही है। इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है ये सुंडा गर्त से अधिक है, लेकिन इसके गहराई को लेके विवाद है, इसलिए सुंडा गर्त को हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। आपको बताना है कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है। ऑप्शन ए है मृत सागर, ऑप्शन बी है वान झील, ऑप्शन सी है ग्रेट सॉल्ट लेक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली अगर कोई झील है तो आपको याद रखना है वो है वान झील। कौन सी है? वान झील है। और इसकी लवणता कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 330 ग्राम प्रति हज़ार। ठीक है ना? 330 ग्राम प्रति हज़ार इसकी क्या होती है? लवणता होती है। इसके अलावा अगर मृत सागर की बात करें तो इसकी जो लवणता है ये 238 ग्राम प्रति हज़ार होती है। यानी 1000 अगर 1 लीटर या 1000 ग्राम अगर जल लेते हैं तो उसमें 238 ग्राम क्या मिलेगा? आपको लवणता मिल जाएगी। इसके हिसाब से आगे बात कर रहे हैं साल्ट लेक की, तो साल्ट लेक में 220 ग्राम प्रति हज़ार के हिसाब से इसमें क्या मिलती है? लवणता मिलती है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट होगा, वान झील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन बी गर्मी के मौसम में रेगिस्तान की मरीचिका, ऑप्शन सी है हीरे का चमकना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। इसके अलावा जो गर्मी के मौसम में क्या होते हैं? रेगिस्तानों में मरीचिका अर्थात आभासी जल का अभाव होता है, और उसमें उल्टे पेड़ दिखाई भी देते हैं ना, ऐसा आभास होता है।
हीरे का जो चमकना होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात इसके लिए देखें कि ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसमें पूछा है कि कौन इसका उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि जो साधारण नमक होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है NaCl, यहाँ पे NaCl होगा, स्मॉल l होगा। ऑप्शन बी है NaHCO3। ऑप्शन सी है Na2CO3, यहाँ कैपिटल सी होगा, हाँ कैपिटल सी और कैपिटल लो दोनों होगा, ठीक है। और उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो साधारण नमक है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। ये गलत हो गया है, ये NaCl होगा इसे, ठीक है, NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड होगा। अगर NaHCO3 की बात करें कि ये क्या होता है, तो इसको खाने का सोडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खाने का सोडा। और Na2CO3 को धोबिया सोडा कहते हैं, धोबिया सोडा। अर्थात इसको ये धोने के काम आता है, ये कपड़े धोने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा NaCl। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हिकल, ऑप्शन बी है आर्थर टेंसले, ऑप्शन सी है स्टीवन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर पारिस्थितिकी शब्द की बात करें कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना है अर्नेस्ट हिकल ने इसका प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या शब्द दिया था? तो इन्होंने इकोलॉजी शब्द की बात की थी। किसकी बात की थी? इकोलॉजी की, ठीक है। अगर इकोलॉजी सिस्टम की बात करें कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम की बात करें कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो वो थे आर्थर टेंसले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन पर्यावरण का घटक है। ऑप्शन ए है स्थलमंडल, ऑप्शन बी है जलमंडल, ऑप्शन सी है वायुमंडल, और ऑप्शन डी है जीवमंडल, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो स्थलमंडल है ये पर्यावरण का एक घटक है, जैवमंडल भी एक घटक होता है, वायुमंडल भी एक घटक होता है, और जीवमंडल भी क्या होता है? पर्यावरण का एक घटक होता है। अर्थात ये सभी ऑप्शन सही है। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। आपको बताना है कि भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 18, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अगर कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। जिसमें अगर सबसे बड़े की बात करें कि सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी। क्या याद रखना है? मन्नार की खाड़ी। जो मन्नार की खाड़ी का जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो क्या है? सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र है। और ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है नंदा देवी। जो नंदा देवी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है।
और इसके अलावा एक है नोक्रेक। नोक्रेक ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है मेघालय में। ठीक है, तो ये क्या है, ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा एक है सिमलीपाल। सिमलीपाल, और सिमलीपाल जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसके अलावा एक है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी जो आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और एक है अगस्तमलाई, ये जो आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये है केरल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1972 में, ऑप्शन सी है 1973 में, ऑप्शन डी है 2022 में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखें, भारत में बाघ संरक्षण जो परियोजना है इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। कब की गई थी, 1973 में की गई थी। और ये कहाँ से की गई थी, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट से। कहाँ से की गई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो उत्तराखंड से की गई थी। इसके अलावा एक है 1972, और 1972 में क्या किया गया था, तो आपको याद रखना है गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई थी। गिर सिंह संरक्षण परियोजना। ठीक है ना, और ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये गुजरात में है। और इसके अलावा अगर 2022 की बात करें कि 2022 में किसकी शुरुआत की गई, तो इसमें चीता संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। चीता संरक्षण परियोजना। और इसके अलावा 2006 में किसकी शुरुआत की गई थी, तो 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरुआत की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। आपको याद रखना है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला। जो कैलाश सांखला हैं इन्हें क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्नों की संख्या 25 तक रही। थैंक फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही में आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। आपको प्रश्न कैसे लगे और प्रश्नों में क्या और बदलाव किए जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।